ऑल इंडिया रेडियो के विदेश प्रसारण प्रभाग की हिंदी सेवा का ये है सोशल मीडिया कार्यक्रम। स्वीकार कीजिए नीलम मलकानिया का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत आप सभी का। हमेशा की तरह इस एपिसोड में भी हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ संदेश, कुछ जानकारियां। बने रहिएगा हमारे साथ। आइए अब सुनते हैं सामयिक वार्ता। विषय है मालदीव को भारत की सहायता, महामारी के बीच एक बड़ा भरोसा। आलेख डॉक्टर एम समाथा का है। वाचक हैं मनोज कुमार चौधरी। वैश्विक महामारी के बीच पड़ोसी देशों की विशेष सम आर्थिक आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए भारत की विकासपरक सहायता जारी है। इस सप्ताह भारत ने मालदीव के 61 द्वीपों को आउटडोर फिटनेस उपकरण दिए। मालदीव को दिया गया फिटनेस उपकरण मार्च 2019 में मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह की भारत यात्रा के दौरान घोषित पूरे मालदीव में सम आर्थिक विकास परियोजनाओं के लिए भारत के सहायता अनुदान के हिस्से के रूप में था। सम आर्थिक विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए 6.9 मिलियन अमेरिकी डॉलर के एक नकद अनुदान तथा स्थानीय निकायों के माध्यम से उच्च प्रभाव की समुदाय विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए 5.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर के सहायता अनुदान प्रदान करने पर भारत सहमत हुआ था। इस अवसर पर बोलते हुए मालदीव संसद के अध्यक्ष मोहम्मद नशीद ने भारत के साथ मालदीव के संबंधों के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि अगर मालदीव भारत के साथ निकटतम संबंधों को तोड़ देता है तो इसका विकास बाधित हो सकता है। उन्होंने भारत जैसे पड़ोसियों तथा निकटतम सहयोगियों के साथ निपटते हुए अन्य नेताओं को संवेदनशील रहने तथा बुद्धिमानी पूर्ण निर्णय लेने के लिए प्रेरित किया। विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद ने कहा कि इस परियोजना में समुदाय के सशक्त संबंधों में पुनः जान डालने तथा द्वीप के समुदाय के संबंधों को सशक्त करने तथा स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने में मदद करने की संभावना है। इस परियोजना की व्यापक भौगोलिक पहुंच तथा अनुदान परियोजनाओं के लाभार्थियों से मालदीव के सरकार के साथ द्वीपों में रहने वाली आबादी तक बनी पहुंच के कारण भारत को मदद मिलने की आशा की जा रही है। 4 महीने की समय सीमा में भारत मालदीव के 68 द्वीपों में बच्चों के लिए पार्क विकसित करने में सहायता करने की भी योजना बना रहा है। प्रवाल द्वीप का सम आर्थिक विकास राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह की सरकार का एक महत्वपूर्ण चुनावी वादा रहा है तथा भारत के सहायता अनुदान से इस दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। नवंबर 2018 में मालदीव में सरकार के परिवर्तन के बाद भारत तथा मालदीव के बीच के द्विपक्षीय संबंधों में एक स्पष्ट परिवर्तन आया है। उच्च स्तरीय यात्राओं ने द्विपक्षीय संबंधों को फिर से सुदृढ़ बनाने में मदद दी है। भारत ने 1.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता तथा 800 मिलियन डॉलर के ऋण के अंतर्गत नए विकासात्मक कार्य की घोषणा की। हाल के वर्षों में हितों तथा दृष्टिकोण की समानता द्विपक्षीय संबंधों में एक बढ़त की तरह है। वैश्विक महामारी के बीच सहमति वाली परियोजनाओं का क्रियान्वयन भी दोनों देशों के बीच के गहरे संबंधों को रेखांकित करता है। कोरोना वायरस के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए मालदीव प्रयास कर रहा है। मालदीव में 2800 से अधिक पुष्ट मामलों की खबर है। हिंद महासागर में फैले मालदीव के लगभग 1000 द्वीपों में रहने वाले लोगों तक पहुंचना एक कठिन कार्य है तथा मालदीव की सरकार ने इस स्वास्थ्य संकट से निपटने के लिए सरकार तथा समुदाय के स्तर पर कई पहल की है। इन द्वीपों के प्रति पर्यटकों का आकर्षण आय का मुख्य स्रोत है। मालदीव के प्राकृतिक आपदाओं में प्रतिक्रिया दिखाने वाला भारत पहला देश रहा है। जनवरी 2020 में आपात स्थिति के आधार पर भारत ने मालदीव को खसरा टीके के 30,000 खुराक दिए। कोविड-19 के प्रसार के बाद सागर अभियान के हिस्से के रूप में 600 टन खाद्य आपूर्ति के साथ मई 2020 में भारत ने मालदीव को चिकित्सीय सहायता भी भेजी। क्षेत्र में फैली महामारी पर चर्चा करने के लिए मालदीव ने दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क के नेताओं की बैठक में भागीदारी की।
राष्ट्रपति सोलीह ने बल देते हुए कहा कि पर्यटन तथा निर्यातों पर निर्भरता के कारण इस द्वीप को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना होगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन WTO ने अनुमान लगाया है कि 2020 में वैश्विक व्यापार में 13 से 32% तक गिरावट आएगी। मालदीव की अर्थव्यवस्था विश्व व्यापार तथा वाणिज्य की अशांति के कारण विशेष रूप से संवेदनशील है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने भुगतान संतुलन तथा राजकोषीय आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करने के लिए तीव्र ऋण सुविधा RCF के अंतर्गत 28.9 मिलियन अमेरिकी डॉलर के भुगतान को अनुमोदित किया है। ऐसी भी खबर है कि भारत मालदीव के साथ एक एयर बबल या एक एयर यात्रा पुल को स्थापित कर रहा है, जो मालदीव के पर्यटन राजस्व में सहायक हो सकता है। अपनी अर्थव्यवस्था पर वैश्विक महामारी के प्रभाव को कम करने के लिए विदेश नीति की रणनीति तथा वरीयताओं पर ये फिर से विचार भी कर रहा है। व्यापार तथा निवेश को बढ़ाने के लिए ये और अवसरों को तलाशेगा। इस द्वीप राष्ट्र में सहमति वाली परियोजनाओं के तीव्र क्रियान्वयन से माले को अत्यधिक क्षमता हासिल करने में भारत मदद करने की कोशिश करेगा। वैश्विक महामारी के परिदृश्य में बड़ी शक्तियों के बीच टकराव की स्थिति तथा भारत और चीन के बीच के द्विपक्षीय तनाव भारत तथा मालदीव के बीच के सहयोग को निर्धारित करने वाले अन्य कारक हैं। नमस्कार, मैं माया आप सबको आमंत्रित कर रही हूँ आराधना कार्यक्रम के लिए। आराधना कार्यक्रम 21 से 27 जुलाई तक हो रहा है। इसको अंजना वेलफेयर सोसाइटी आयोजित करवा रही है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य कोविड-19 में जो हताशा फैल रही है, जो नकारात्मकता फैल रही है, उसके लिए एक सकारात्मक कार्य और ऊर्जा प्रदान करना है। इन 7 दिनों में आप संगीत और नृत्य के कई सितारों से मिलेंगे, उनका मार्गदर्शन लेंगे। आशा करती हूँ आप इस कार्यक्रम को उतना ही प्यार, उतना ही सम्मान देंगे जितना कि अंजना वेलफेयर सोसाइटी के सभी कार्यक्रमों को आप देते हैं। इस कार्यक्रम से जुड़ना बहुत ही सरल है। फेसबुक पेज पर जाइए, वेबसाइट पर जाइए, अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल साइन करिए और हम आपको अपने कार्यक्रम की लिंक साइन कर देंगे। नमस्कार, आपका दिन शुभ है। नमस्कार, मैं हूं राजू श्रीवास्तव। दोस्तों, क्या आपको पता है कि 21 जुलाई से एक हफ्ते तक बहुत अच्छा समारोह हो रहा है। हाँ, रोज कार्यक्रम होंगे, मगर ये कार्यक्रम होंगे ऑनलाइन। जी हाँ, अब तो फिलहाल वही टाइम चल रहा है। इसमें बहुत अच्छे अच्छे सिंगर्स, डांसर्स, म्यूजिशियंस, कुछ क्लासिकल के, कुछ लाइट के, अच्छे अच्छे उसमें भाग लेने वाले। भाग लेने वाले मतलब भागने वाले नहीं है, पार्टिसिपेट करने वाले। आराधना के नाम से ये समारोह होगा। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा अंजना वेलफेयर सोसाइटी का और खासतौर से माया कुलश्रेष्ठ का। माया कुलश्रेष्ठ की कोशिश है कि ठीक है, कोविड-19 है, कोरोना है, लेकिन हमें हारना नहीं है, हमें हिम्मत नहीं हारनी है, हम सबको जुड़े रहना है, काम करते रहना है। ये ऑल इंडिया रेडियो की हिंदी सेवा है। अब आप नीलम मलकानिया से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मौजूदा दौर में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका और प्रासंगिकता का आकलन करना बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बहुपक्षीयता द्वारा आधुनिक दुनिया की सच्चाई का प्रतिनिधित्व किए जाने की जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि संयुक्त राष्ट्र का बदला हुआ स्वरूप और परिवर्तित बहुपक्षीयता से ही मानव मात्र की आकांक्षाएं पूरी की जा सकती हैं। श्री मोदी ने कहा कि विश्व संयुक्त राष्ट्र स्थापना की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। इस अवसर पर मानव प्रगति में संयुक्त राष्ट्र के योगदान को पहचाना जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन पहल और आपदा स्थिति स्थापक संरचना गठबंधन पहल जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए बहुपक्षीय कार्य के व्यवहारिक उदाहरण हैं।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि भारत ने किसी भी आपदा के दौरान दक्षिण एशियाई क्षेत्र में हमेशा सबसे पहले प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने आर्थिक और सामाजिक परिषद को सूचना दी कि भारत ने 150 देशों की कोविड-19 महामारी के दौरान चिकित्सा और अन्य प्रकार की मदद की है। ये समाचार हमें विदेश प्रसारण प्रभाग के वार्ता एकांश से प्राप्त हुए। लद्दाख दौरे पर गए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि धरती पर कोई भी ताकत भारतीय भूभाग को छू नहीं सकती अथवा इस पर कब्जा नहीं कर सकती। 2 भारतीय दवा कंपनियों भारत बायोटेक और जेलेस कैडिला ने अपने कोविड-19 टीके का मानव पर परीक्षण आरंभ कर दिया है। एम्स पटना और आयुर्विज्ञान स्नातकोत्तर संस्थान रोहतक 12 स्थलों में से दूसरा स्थल है जहां टीके की सुरक्षा और प्रभाव की जांच की जाएगी। देश में कोविड-19 से 6,53,751 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 17,994 लोग रोग मुक्त हुए हैं। पिछले 24 घंटों में कोविड-19 संक्रमण का पता लगाने के लिए 3,61,024 जांचें की गईं। जम्मू और कश्मीर में एक तलाशी अभियान के दौरान शोपियां में सुरक्षा बलों ने 4 आतंकवादी मार गिराए। इस दौरान बहुत से हथियार बरामद किए गए हैं। ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने कहा है कि ईरान में 2,50,00,000 लोग कोविड-19 से संक्रमित हो चुके हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। भगवान शिव के अद्भुत रूप के समान ही उनकी बारात सजी थी। अपने होने वाले जामाता का विचित्र और भयानक रूप देखकर स्वयं माता मैना और अन्य स्त्रियों के मन में भय उत्पन्न हो गया। मैना ने अत्यंत दुखी मन तथा नील कमल के समान अपनी आंखों में आंसू भरे पार्वती को अपनी गोद में बिठा लिया। बोली, जिस विधाता ने तुम्हें ऐसा सुंदर रूप दिया, उसी ने तुम्हारे वर को ऐसा बावला क्यों कर बनाया? भगवान
दुखित देख गिरि नारी, करि बिलाप रोदती बदती, सुतासने संहारी। नारद कर में काह बिगारा, भवन मूर जिन बसत उजारा। अस उपदेश वही जिन दीना, बोरे बरही लागे तप कीन्हा। साची होन्ह के मोहन माया, उदासीन धनु धाम न जाया। पर घर घालत लाजन भीरा, बांझ की जान प्रसव के पीरा। जननी बिकल बिलो की भवानी, बोली जुत विवेक मृदुबानी। हस बिचारी सोचहि मति माता, सोन करई जो रचई विधाता। कर्म लिखा जो बाहुर नाहु, ताकत दोष लगाई अकाहु। तुम सन मिटहि कि विधि के आका, मातु व्यर्थ जनि लेहु कलंका। जनि लेहु मातु कलंक करुणा, परिहरहु अवसर नहीं। दुख सुख जो लिखावे लार हमरे, जाब जह पाउब तहीं। सुनियु माँ बचन विनीत कोमल, सकल अबला सोचहि। बहु भांति विधि लगाई दूषण, नयन बारी विमोचहि। सिंह अवसर नारद सहित, अरु ऋषि सप्त समेत। समाचार सुनि तुहि न गिरे, गहने तुरत निकेत। तब नारद सब ही समझावा, पूर्व कथा प्रसंग सुनावा। मैं ना सच सुनहु मम बात,
राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के सौजन्य से हम आपके लिए लेकर आए हैं रोचक कहानियाँ। बच्चों, कैसे हो? राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के कहानी पाठ कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मेरा नाम है चारू। मैं YouTube चैनल कहानी डिपो पर कहानियाँ सुनाती हूँ। आज मैं जो कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ उसका प्रकाशन राष्ट्रीय पुस्तक न्यास भारत, जिसे NBT इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, ने किया है। ये कहानी अमवा भैया निमवा भैया पुस्तक संग्रह से ली गई है। कहानी के लेखक गीजू भाई बधेका हैं। तो आओ अब कहानी सुनते हैं। एक था राजा, उसकी 7 रानियां थीं। उनमें से 6 उसे प्रिय थीं, परंतु एक अप्रिय। प्रिय रानियों के रहने के लिए बड़ी बड़ी हवेलियां थीं, नौकर चाकरों की भी कमी न थी। लेकिन अप्रिय रानी के रहने के लिए टूटा फूटा सा सिर्फ एक झोपड़ा था। उसमें मिट्टी के कुछ बर्तन और एक बूढ़ी दासी थी। अप्रिय रानी के दुखों की कोई सीमा ही ना थी। वो हर समय रोती रहती थी। एक रोज़ उसने सोचा, इस तरह आंसू बहाने से अच्छा है कि मैं कोई काम करूं ताकि मन लगा रहे। उसने तुरंत बूढ़ी दासी से कहा, माई, चौक से मेरे लिए रंगीन धागे ले आओ, मुझे चुनरी काटनी है। बूढ़ी दासी तरह तरह के रंग बिरंगे धागे ले आई। रानी ने चुनरी काटनी शुरू की। वो दिन भर इसी काम में लगी रहती। थक जाने पर रात में नींद भी अच्छी आती। चुनरी में रानी ने छोटे छोटे प्यारे प्यारे मोर मोरनी, तोता मैना जैसे कई परिंदे बनाए। हाशिए पर हरी हरी बेल बनाई। पूरा 1 साल का समय लगा चुनरी तैयार होने में। रानी ने उसे अपने झोपड़े के दरवाजे पर पर्दे की तरह टांग दिया। एक रोज राजा हाथी पर सवार होकर उसी रास्ते से गुजरा। यकायक हाथी के पैर वहीं रुक गए। रंगीन चित्रों वाली चुनरी देखकर राजा दंग रह गया। उसने सोचा, भला इतनी बढ़िया चुनरी किसने काढ़ी होगी। उसने तुरंत सिपाही से कहा, पता लगाओ उस झोपड़े में कौन रहता है। राजा को पता चल गया कि वह झोपड़ा अप्रिय रानी का है और चुनरी भी उसी ने काढ़ी है। राजा उस पर प्रसन्न हो गया। अब वह रोजाना उसके घर जाने लगा और धीरे धीरे अपनी चहेती रानियों को जैसे भूल ही गया। 9 महीनों बाद अप्रिय रानी के माँ बनने का समय आ पहुंचा। बाकी रानियों ने सोचा, इसके बच्चे को मरवा डालना चाहिए, वरना वो बड़ा होकर राजा का वारिस बनेगा। उन 6 रानियों ने मिलकर षड्यंत्र रचा और दाई को बुलाकर कहा, सुनो, अगर 7वीं रानी के लड़का हुआ तो तुम उसे जिंदा ही बगीचे में गाड़ देना, हम तुम्हें खुश कर देंगे। और ये क्या, 7वीं रानी के सचमुच लड़का पैदा हुआ। चांद सा मुखड़ा, कान्हा सी मुस्कान। दाई ने उसे चुपके से उठाकर बगीचे में गाड़ दिया। यही नहीं, एक बड़ा सा पत्थर लाकर रानी के बगल में रख दिया। राजा ने पूछा, लड़का या लड़की? दाई ने कहा, पत्थर है महाराज। राजा बेवकूफ था। उसने मान लिया कि रानी की कोख से पत्थर ही पैदा हुआ होगा। 1 साल और बीता। रानी को एक और बेटा हुआ, पहले से अधिक सुंदर, कान्हा से घुंघराले बालों वाला। लेकिन दाई उसे भी बगीचे में गाड़ आई। थोड़ी देर बाद राजा आया। उसने उत्सुकता से पूछा, लड़का या लड़की? जवाब वही मिला, पत्थर है महाराज। समय के साथ रानी ने 6 राजकुमारों और 1 राजकुमारी को जन्म दिया। सब राजकुमार एक से बढ़कर एक, और राजकुमारी इंद्र की अप्सरा समान। लेकिन दाई के दिल में दया कैसी।
वो तो एक के बाद एक सबको बगीचे में गाड़ दी गई। साल भर बाद बगीचे में 7 पेड़ उगे, 6 पेड़ आम और नीम के और 1 इलायची का, 6 भाइयों के और 1 बहन का। एक रोज सवेरे सवेरे माली बगीचे में सफाई कर रहा था, तभी उसकी झाड़ू इलायची के पेड़ को छू गई। पेड़ डोलने लगा, डोलते डोलते कहने लगा, ओरे अम्बा भैया, रे निम्बा भैया, कौन डुलावे इलायची बहना को दैया। आम का पेड़ बोला, प्यारी प्यारी हमारी गुड़िया रानी, ये है माली हमको पिलावे पानी। यह सुनकर माली हैरान रह गया। होश में आया तो दौड़कर चौकीदार के पास पहुंचा। फिर बोला, गजब हो गया, गजब हो गया, पेड़ आपस में बातें कर रहे हैं, यकीन ना हो तो खुद चलकर सुन लो। जैसे ही चौकीदार ने इलायची के पेड़ को छुआ, पेड़ बोल उठा, ओरे अम्बा भैया, रे निम्बा भैया, कौन डुलावे इलायची बहना को दैया। इस बार नीम बोला, प्यारी प्यारी हमारी गुड़िया रानी, ये है चौकीदार, करे हमारी रखवाली। चौकीदार ने सोचा, ये तो सचमुच का चमत्कार है। उसने जाकर थानेदार से कहा। थानेदार के साथ भी वही हुआ। थानेदार ने दीवान से कहा, दीवान ने राजा से। राजा खुद बगीचे में आया, इलायची के पेड़ को हिलाकर देखा, तभी आवाज उभरी, ओरे अम्बा भैया, रे निम्बा भैया, कौन डुलावे इलायची बहना को दैया। सुनकर आम हंसा, फिर बोला, प्यारी प्यारी हमारी गुड़िया रानी, ये तो है हमारा पिताश्री अज्ञानी। सुनते ही राजा अचंभे में पड़ गया। तभी वहां सभी रानियां आ पहुंची। एक रानी ने सच्चाई जानने के लिए इलायची के पेड़ को हिलाया। तुरंत पेड़ बोल उठा, ओरे अम्बा भैया, रे निम्बा भैया, कौन डुलावे इलायची बहना को दैया। इसका जवाब नीम ने दिया, प्यारी प्यारी हमारी गुड़िया रानी, ये तो है इस जग की बैरिन न्यारी। अब तक वहां 7वीं रानी भी आ पहुंची थी। अब बारी भी उसी की थी। उसने हौले से इलायची के पेड़ को छुआ। तुरंत आवाज उठी, ओरे अम्बा भैया, रे निम्बा भैया, कौन डुलावे इलायची बहना को दैया। आम के पेड़ ने खुशी खुशी जवाब दिया, प्यारे प्यारे हमारी गुड़िया रानी, ये तो है मम्मी परियों की रानी। 7वीं रानी ने एक बार को चहक कर बोला, अरे ये तो मेरी संतान बोल रही है। राजा ने सोचा, आखिर बात क्या है, इसका राज क्या है। उसने दाई को बुलवाया और डांट कर कहा, अगर सारी बात सच सच नहीं बताओगी तो मार मार कर कचूमर बना दूंगा। दाई ने सब कुछ सच सच बता दिया। तभी असली चमत्कार हुआ। आम और नीम के पेड़ों में से भाई निकले और इलायची के पेड़ में से बहन निकली। सबकी खुशी का कोई ठिकाना ही न रहा। राजा ने उसी दिन 6 रानियों का सिर मुंडवा कर ऊपर चूना पुतवाया और नगर से खदेड़ दिया। फिर राजा ने 7वीं रानी को बच्चों सहित शानदार हवेली में बसाया।
तो ये थी कहानी अमवा भैया निम्बा भैया, जो आप राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के सौजन्य से सुन रहे थे। आशा है आपको कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद। कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा esth.radiomail@gmail.com पर। अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे। अब मुझे यानी नीलम मलकानिया को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।